इवान रसेल एक नौजवान लड़का है जिसका दिल टूटा हुआ है। उसके पापा की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है और अब वो अपनी बीमार माँ की देखभाल कर रहा है, जिन्हें कुछ महीने पहले ही कैंसर हो गया था। एक रात जब इवान अपनी माँ को देखने जाता है तो माँ उससे पूछती है कि वो कैसा है और उसे हंसाने की कोशिश भी करती है। इवान मुस्कुराता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसकी माँ अब सांस नहीं ले रही। वो उसे देखते हुए ही दुनिया छोड़ चुकी होती है। ये देखकर इवान पूरी तरह टूट जाता है। वो रोता है और अपना आखिरी अलविदा कहता है। उसे पता होता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। अगले दिन माँ के जनाजे के बाद इवान अपने काम की जगह एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और अपने इकलौते दोस्त टॉमी के पास रो रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो घर जाने का फैसला करता है, लेकिन तभी एक शराबी आदमी उसे रोक लेता है और उस पर इल्जाम लगाता है कि इवान उसकी गर्लफ्रेंड के साथ छेड़खानी कर रहा था। वो शराबी आदमी इवान पर बोतल से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इवान जल्दी से पलटकर उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है। कुछ ही देर बाद रेस्टोरेंट का मालिक इवान को बुलाता है और कहता है कि अब उसकी नौकरी जा चुकी है, उसे निकाल दिया गया है। टॉमी उसे समझाता है कि चलो घर चलते हैं और मिलकर पीते हैं। माँ की मौत और नौकरी छूटने का गम बांटते हैं। जब वो दोनों घर पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि वही शराबी आदमी उनका पीछा करते हुए उनके घर तक आ गया है। अब वो उन्हें धमकी देता है कि वो केस करेगा, क्योंकि अब उसे पता है कि इवान कहाँ रहता है। इवान डर जाता है। उसे लगता है कि अब उसे ये शहर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि न उसके पास नौकरी है, न परिवार, और ऊपर से केस का डर भी है। टॉमी उसे सलाह देता है कि किसी लड़की के साथ एक रात गुजारो, शायद थोड़ा मन हल्का हो। पहले तो इवान हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार वो एक सुनहरी बालों वाली लड़की के साथ रात बिताता है। लेकिन सुबह लड़की उसे छोड़कर चली जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि इवान के मन में उसके लिए कोई प्यार नहीं है। काफी दिनों तक नशे में रहने के बाद एक दिन इवान को दरवाजे पर खटखटाहट सुनाई देती है। वो खिड़की से झांककर देखता है कि पुलिस खड़ी है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता और पुलिस मान लेती है कि घर में कोई नहीं है और चली जाती है। इवान इस मौके का फायदा उठाता है और फौरन इटली की एक ब्लाइंड फ्लाइट बिना तय योजना वाली उड़ान पकड़ लेता है। जब वो इटली पहुंचता है तो वहाँ भी वो पीता है और दो शराबी लोगों से दोस्ती कर लेता है, जिनका नाम है टॉम और सैम। ये दोनों नशे की दूसरी चीजों में भी लगे रहते हैं। अगले कुछ दिन इवान की जिंदगी थोड़ी शांत हो जाती है। वो वहाँ के खूबसूरत गांवों और खेतों का मजा लेता है। फिर एक दिन वो अपने इन नए दोस्तों के साथ एक रोड ट्रिप पर निकलता है और नजदीकी कस्बे में पहुँचता है। जब लुईस इवान को देखती है तो वो भी उसे ऐसे देखती है जैसे कोई गहरा रिश्ता बन गया हो। उसी दिन जब इवान अपने दोस्तों के साथ एक पास के होटल तवरना में बैठा होता है तो वहाँ लुईस फिर से मिलती है। इवान उससे खुद को मिलवाने की कोशिश करता है, लेकिन लुईस उसे जल्दी से अपने पास बुलाती है और कहती है कि अपने दोस्तों को छोड़ो और मेरे साथ बैठो। इवान को उसकी अचानक दिलचस्पी देखकर हैरानी होती है, लेकिन वो शांत रहता है और उसे डिनर पर चलने का न्योता देता है। अगली रात लुईस उसे बार में अकेला छोड़ देती है, जिससे उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। सुबह टॉम और सैम एम्स्टर्डम जाने की तैयारी करते हैं और इवान से पूछते हैं कि वो भी चले, लेकिन इवान मना कर देता है। वो कहता है कि वो इटली में ही रुकना चाहता है ताकि अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। उसी दिन इवान शहर में काम और रहने की जगह ढूंढता है। तभी उसे एक पोस्टर दिखता है जिसमें एक फार्म वाले ने लिखा होता है कि काम के बदले एक कमरा मिलेगा। इवान फार्म पर पहुंचता है और वहां के मालिक एंजेलो से मिलता है। एंजेलो उसे तुरंत काम पर रख लेता है और उसका कमरा दिखाता है। धीरे धीरे इवान और एंजेलो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इवान बातों बातों में उसकी बीवी के बारे में पूछता है, जिसे एक कार एक्सीडेंट में खो दिया गया था। एक दिन इवान रास्ता भटक जाता है और एक तंग गली में फिर से लुईस से टकरा जाता है। वो मौके का फायदा उठाकर उसे फिर से डिनर पर चलने को कहता है। पहले तो लुईस मना करती है, लेकिन फिर एक आर्ट म्यूजियम में चली जाती है। इवान उसका पीछा करता है और दोनों ऐसे बातें करने लगते हैं जैसे उन्हें महीनों से एक दूसरे को जानते हो। म्यूजियम के अंदर इवान को पता चलता है कि लुईस इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स की स्टूडेंट है। जब वो एक नग्न औरत की पेंटिंग के पास से गुजरते हैं तो लुईस पूछती है कि इवान को ये आर्ट कैसी लगी। इवान हंसकर कहता है कि औरत काफी सुंदर लग रही है। इवान का ध्यान थोड़ा भटकने लगा है तो वो लुईस को एक रेस्टोरेंट में डिनर का न्योता देता है। उस शाम दोनों बाहर डिनर पर जाते हैं और एक दूसरे को और बेहतर जानने लगते हैं। इवान को पता चलता है कि लुईस बहुत जगह घूम चुकी है और कई लड़कों को डेट कर चुकी है, लेकिन किसी के साथ ज्यादा देर तक रिश्ता नहीं चला। लुईस कहती है कि अगर उसे वाइन की एक बोतल खरीदनी है
तो पहले इवान को उसके लिए एक छोटा सा लव लेटर लिखना होगा। इवान हंसी में एक मजेदार चिट्ठी लिखता है जिसे पढ़कर लुइस मुस्कुरा देती है। जब वो दोनों वाइन पी रहे होते हैं तो इवान अपने बारे में बातें करता है और लुइस उसकी तारीफ करती है कि वो इटली में आकर नई चीजें आजमा रहा है, भले ही उसे खुद पर भरोसा नहीं है। थोड़ी देर बाद दोनों एक समुद्र किनारे की बालकनी पर चले जाते हैं और वहाँ एक दूसरे के साथ शांति से बैठते हैं। लुइस बताती है कि उसे भगवान पर विश्वास करना मुश्किल लगा है और इस दुनिया में बहुत से रहस्य हैं, कुछ उसके अंदर भी हैं। वो इवान से कहती है कि वो खुद एक अधूरी खोज है, एक ऐसा शरीर जिसमें अजीब जैविक क्रियाएं और जंगली हार्मोन हैं जो किसी को भी समझ नहीं आ सकते। इवान थोड़ा उलझन में पड़ जाता है, लेकिन तभी लुइस एक मजेदार किस्सा सुनाती है और दोनों एक दूसरे को चूम लेते हैं। फिर वो दोनों एक होटल के कमरे में चले जाते हैं और वहाँ साथ सोते हैं। लेकिन आधी रात को लुइस अचानक किसी डरावने रूप में उठती है, जैसे कोई राक्षस बन गई हो, और होटल से भाग जाती है। रास्ते में वो एक बिल्ली को खा लेती है। फिर वो एक अजीब सी हालत में बदल जाती है और उसकी चमड़ी धूप में जलने लगती है। वो एक खास दवा का इस्तेमाल करती है ताकि ये प्रक्रिया धीरे हो जाए और वो इंसान जैसी दिखती रहे। दूसरी तरफ इवान सुबह उठता है तो खुद को अकेला पाता है। वो वापस फार्म पर चला जाता है और एंजेलो के साथ अपना काम शुरू करता है। एंजेलो उसे सब कुछ धीरे धीरे सिखाता है। काम के बाद इवान थोड़ा टहलने निकलता है, उम्मीद करता है कि शायद उसे लुइस फिर से दिख जाए। किस्मत से वो एक छोटी सी दुकान में उसे मिल जाती है। लुइस मजाक करते हुए कहती है कि वो इवान को जानती ही नहीं। इवान थोड़ा परेशान होता है और सोचता है कि शायद बीती रात का सब कुछ झूठ था, लेकिन लुइस हंस देती है और उसे सुकून देती है। फिर दोनों सारा दिन साथ घूमते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, गलियों में टहलते हैं और एक दूसरे की कंपनी का मजा लेते हैं। रात को लुइस इवान को अपने अपार्टमेंट बुलाती है। जब लुइस खाना बना रही होती है तो इवान उससे उसके काम के बारे में पूछता है। उसी दौरान वो उस खरगोश से खेलता है जिसे लुइस ने लैब एक्सपेरिमेंट से बचाया था। जब इवान म्यूजिक बजाता है तो उसे पता चलता है कि लुइस कई भाषाएं बोल सकती है, क्योंकि उसके फोन में अलग अलग भाषाओं में गाने होते हैं। जब लुइस आकर इवान के पास सोफे पर बैठती है तो वो उसकी सिगरेट चुरा लेती है और कहती है कि उसे अब सिगरेट पीना छोड़ देना चाहिए। इवान हंसकर उसे कमाल की कहता है, लेकिन जैसे ही लुइस उठकर किचन में खाने की तरफ जाती है उसे महसूस होता है कि वो फिर से बदलने लगी है। वो इवान से कहती है कि वो खाना संभाल ले जब तक वो शॉवर लेकर आती है। बाथरूम में लुइस का शरीर फिर से एक डरावने जानवर की तरह बदलने लगा है। उसकी रीढ़ की हड्डी खिंच जाती है और उसकी त्वचा पर बाल उगने लगते हैं। अब समझ आता है कि उसके घर में चारों तरफ शरीर की रचना, एनाटॉमी, किताबें और साइंस से जुड़ा सामान क्यों पड़ा है। थोड़ी देर में वो अपनी दवा की मदद से इस बदलाव को रोक लेती है ताकि वो पूरी तरह राक्षस न बन जाए। इधर इवान सूप तैयार कर लेता है और दोनों साथ में डिनर करते हैं। खाने के बाद इवान उसे समुद्र किनारे चलने का न्योता देता है, लेकिन लुइस मना कर देती है। वो कहती है कि उसे अपनी त्वचा की परेशानी है। अगली सुबह इवान उठता है और देखता है कि लुइस उसके पास ही सो रही है। वो उसे ध्यान से ढका है, उसे चूमता है और कहता है कि उसे अब काम पर जाना होगा। जब वो बाथरूम में पेशाब करने जाता है तो उसे जमीन पर एक सिरिंज, इंजेक्शन वाली सुई दिखती है। ये देखकर वो थोड़ा परेशान हो जाता है। फॉर्म में काम करते हुए इवान एंजेलो के साथ खेतों के बारे में बहुत कुछ सीखता है। दोनों हल्की फुल्की बातें करते हैं और औरतों के बारे में बात होती है। एंजेलो कहता है कि इटालियन लड़कियां सबसे अच्छी होती हैं, जिस पर इवान जवाब देता है कि अमेरिका में भी बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं। फिर इवान ये भी मानता है कि वो इस वक्त एक लड़की को डेट कर रहा है जो उसे कभी कभी थोड़ी अजीब लगती है। उसी दिन इवान और लुइस पास के एक रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं। वहाँ इवान अचानक उससे उस सिरिंज के बारे में सवाल कर बैठता है। लुइस कहती है कि वो उसे दवा लगाने के लिए इस्तेमाल करती है। वो कोई नशेड़ी नहीं है और उसे कोई बीमारी भी नहीं है। इवान थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करता है और फिर उससे पूछता है कि क्या वो उसकी एक फोटो ले सका है। जब लुइस उससे इवान के परिवार के बारे में पूछती है तो इवान थोड़ा परेशान हो जाता है और उस बात से बचने की कोशिश करता है। वो वेटर से कहता है कि उनकी एक फोटो खींच दे। लुइस फोटो के लिए पोज देने में झिझकती है और कैमरे की तरफ देखने से बचती है। जब फोटो ली जाती है तो उसमें दोनों की शक्लें हल्की सी धुंधली दिखाई देती हैं। फिर भी लुइस दोबारा उसके परिवार के बारे में पूछती है, लेकिन इवान बात नहीं करता और कैमरे से उसकी अकेली फोटो लेने की कोशिश करता है। तब दोनों के बीच बहस हो जाती है। लुइस सोचती है कि इवान सिर्फ इस रिश्ते का मजाक उड़ाएगा, अपने दोस्तों से कहेगा कि उसने एक विदेशी लड़की के साथ वक्त बिताया और ये भी कि इवान
कभी गहराई से जुड़ नहीं सका, जबकि वो तो सिर्फ उसके परिवार के बारे में जानना चाहती थी। तभी इवान अपना दिल खोलता है। वो बताता है कि उसकी माँ की हाल ही में कैंसर से मौत हो गई थी और कुछ ही समय पहले उसके पिता भी चल बसे थे। इवान ये भी कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि वो अपने परिवार के लिए कुछ कर नहीं पाया और उसकी पूरी जिंदगी जैसे बर्बाद हो रही थी। लुइस बताती है कि उसकी आंखों का रंग असल में अलग अलग है, एक आंख नीली है और दूसरी भूरी, लेकिन वो हमेशा कॉन्टैक्ट लेंस लगाकर इसे छुपाती है ताकि ज्यादा सुंदर दिख सके। इवान उसकी बात पर शक करता है, लेकिन लुइस उसे यकीन दिलाती है कि उसने कभी उससे झूठ नहीं बोला। अगले दिन इवान एक अजीब पेड़ देखकर हैरान रह जाता है जो एक साथ नींबू और संतरे दोनों उगा रहा होता है। उसी समय लुइस को एहसास होता है कि उसकी हालत अब और बिगड़ रही है। उसकी बॉडी पर जो इलाज काम कर रहे थे अब वो भी असर नहीं कर रहे। वो धीरे धीरे बदलते हुए एक गुफा में जाती है और एक अजीब सी रस्म करती है। दीवारों पर उसने उस खरगोश के खून से निशान बनाए ताकि बदलाव को रोका जा सके, लेकिन ये तरीका काम नहीं करता। आखिरकार वो उस खरगोश को खा जाती है ताकि वो फिर से इंसान की तरह रह सके। उस रात इवान हमेशा की तरह लुइस के अपार्टमेंट जाता है, लेकिन वो उसे बीमार और थकी हुई मिलती है। इवान उसे हंसाने की कोशिश करता है और उसका ख्याल रखता है। एक सुबह एंजेलो इवान को एक दिन की छुट्टी देता है। इवान कहता है कि चलो मछली पकड़ने चलते हैं, लेकिन एंजेलो मना कर देता है क्योंकि उसे कुछ और जरूरी काम होते हैं। फिर इवान दिन का ज्यादातर समय अकेले शहर में घूमते हुए बिताता है। वो देखता है कि एक अमेरिकन आदमी समंदर के किनारे हंगामा कर रहा है। ये देखकर इवान सोचता है कि लुइस के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। वो आर्ट गैलरी जाता है और एक किताब खरीदता है जिसमें वो लुइस के लिए खत लिखना शुरू करता है। थोड़ी देर बाद लुइस वहाँ आ जाती है और इवान को एक रहस्यमय जगह पर चलने का न्योता देती है। इवान नाव लेकर उसे उस गुफा की तरफ ले जाता है जहाँ पानी एकदम साफ और चमकदार होता है। रात दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। वो खेलते हैं, हंसते हैं और एक दूसरे को चूमते हैं। फिर वो दोनों डिनर करते हैं, लेकिन डिनर के बाद लुइस की त्वचा की हालत अचानक बिगड़ जाती है और वो जल्दी से उठकर कहती है कि उसे अगली सुबह जल्दी काम पर जाना है। रास्ते में जब लुइस घर लौट रही होती है तो एक आदमी उसे दर्द में देकर पीछा करने लगा है और समझता है कि वो नशे में है। वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे जबरदस्ती छूने की कोशिश करता है, लुइस अचानक एक डरावनी जानवर जैसी बन जाती है और उसी वक्त उसे मार डालती है। अगले दिन एंजेलो इवान को एक सच्ची और गंभीर बातचीत के लिए बुलाता है। बात करते हुए इवान को एहसास होता है कि एंजेलो अपनी मरी हुई बीवी से कितना प्यार करता था, तभी तो उसने कभी चर्च की किसी और महिला से रिश्ता नहीं जोड़ा। एंजेलो इवान की तारीफ करता है कि अब वो इटालियन भाषा अच्छे से बोलने लगा है। फिर वो उसे चेतावनी भी देता है कि उसे अब संभल कर रहना होगा क्योंकि वो एक गैर कानूनी अप्रवासी है और पुलिस कभी भी उसके पीछे आ सकती है। इवान के पास अब कोई ठिकाना नहीं होता तो वो लुइस के घर जाता है, लेकिन वहाँ लुइस उसे डरी हुई हालत में मिलती है। वो कहती है तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे भूल जाओ। वो कहती है कि उसे अब अपने काम पर ध्यान देना है और उसे किसी भी तरह का ध्यान भटकाना नहीं चाहिए। लेकिन असलियत ये होती है कि वो इवान की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद होती है क्योंकि उसे डर है कि अगर पुलिस इवान को पकड़ ले तो वो मुश्किल में पड़ जाएगा। इवान उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अगर उसे समय और जगह चाहिए तो वो उसे देगा, बस लुइस उसे जाने को मत कहे। लेकिन लुइस अपने फैसले पर अडिग रहती है। जाने से पहले इवान लुइस से अपने दिल की बात कहता है कि वो उससे प्यार करता है, भले ही उन्हें एक दूसरे को सिर्फ 5 दिन ही हुए हों। वो उससे मिन्नत करता है कि अपना फैसला बदल ले, लेकिन आखिरकार भारी मन से वहाँ से चला जाता है। रास्ते में गुस्से और दुख में वो दीवार पर मुक्का मार देता है और अपना हाथ चोटिल कर बैठा है। अगले दिन इवान फिर लौटा है। उसे जब वो अंदर से आवाजें सुनता है और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और उसे जो दिखता है वो देखकर उसकी रूह कांप जाती है। लुइस अब किसी डरावनी छिपकली जैसे रूप में बदल चुकी होती है। उस खौफनाक मंजर को समझ ही नहीं पाता। तब लुइस एक सिरिंज की ओर इशारा करती है। इवान घबराते हुए जल्दी से उसे इंजेक्शन लगा देता है। इंजेक्शन लगते ही लुइस धीरे धीरे इंसानी रूप में वापस लौट आती है। फिर वो उससे कहती है क्या तुम मेरे लिए नहाने का पानी तैयार कर दोगे? इवान अब और नहीं रोक पाता खुद को। वो उससे सवाल करता है क्या तुम कोई वेयरवुल्फ हो या कोई पिशाच, जादूगरनी या कोई एलियन? लुइस चुप हो जाती है। कुछ देर वो कुछ भी नहीं बोलती। फिर जब वो बताने से इनकार करती है तो इवान अंदर से टूट जाता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इस बार लुइस भी चुप नहीं रहती। वो उसके पीछे दौड़ती है और कहती है कि अब वो सब कुछ बता देगी। वो बताती है कि वो एक 2000
साल पुरानी म्यूटेंट है। फिर वो इवान को एक पुरानी पेंटिंग दिखाती है जो उसकी ही तस्वीर है, हजारों साल पहले बनाई गई थी। लुईस ये भी बताती है कि वो गर्भवती है और उसके अंदर जो भ्रूण एम्ब्रियोनिक सेल्स पल रहे हैं वही उसकी उम्र को कंट्रोल में रखते हैं, उसे जवां बनाए रखते हैं। लेकिन जब भी वो गर्भवती होती है तो उसके शरीर में एक बड़ा बदलाव आता है। इवान उससे पूछता है, तो क्या तुम्हें पीरियड्स नहीं होते? लुईस जवाब देती है, मैं दूसरे जीवों से लिए गए एडल्ट स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करती हूँ, जैसे कि अपने पाले हुए खरगोशों से। इवान को ये सब बहुत ज्यादा लगने लगा है। वो अपने दोस्त टॉमी को कॉल करता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जब इवान एंजेलो को अपनी मरी हुई बीवी के लिए प्रार्थना करते हुए देखता है तो उसे ये समझ आता है कि वो भी लुईस से बहुत प्यार करता है। थोड़ा शांत होने के बाद इवान दोबारा लुईस के पास लौटा है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो गया हो वो फिर भी उसके साथ रहना चाहता है। तब लुईस उसे एक और बड़ा सच बताती है कि अगर वो किसी से सच्चा प्यार कर बैठे तो उसका शरीर एक खास रसायन केमिकल बनाता है जो उसके अंदर होने वाले बदलाव को रोक देता है। लेकिन लुईस मना कर देती है। वो कहती है, मुझे अब से 24 घंटे के अंदर बदलना ही है, मैं कोई और बन जाऊंगी। इवान फिर भी उसे मनाता है कि वो उससे एक आखिरी रोड ट्रिप पर चले, एक बार बस और। वो कहता है कि उसके पास खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए कम से कम वो आखिरी पल तो साथ बिता सकते हैं। लेकिन तभी इमिग्रेशन पुलिस पहुंच जाती है और लुईस अपना फैसला बदल लेती है। वो इवान को वहां से भागने में मदद करती है। दोनों उसकी गाड़ी में बैठकर शहर से बाहर निकल जाते हैं, नेपल्स की तरफ। वो पूरी रात गाड़ी में बातें करते हुए बिताते हैं। अगले दिन भी वो सफर करते हुए एक दूसरे के साथ आखिरी पलों को जीते हैं। इवान उसे फिर मनाने की कोशिश करता है, कृपया अमरता इमॉर्टैलिटी छोड़ दो और मेरे साथ रहो। लुईस उसका जवाब प्यार से एक किस के जरिए देती है। इवान बताता है कि वो कभी चर्च नहीं गया, तो दोनों एक चर्च में दाखिल होते हैं और वहीं विज्ञान और भगवान पर बातें करने लगते हैं। उसी दौरान लुईस का शरीर अजीब लेकिन मजेदार तरीके से बदलने लगा है। सामने खड़े एक आदमी को वो किसी डरावने ज़ॉम्बी जैसी लगती है। फिर दोनों एक म्यूजियम जाते हैं और इवान को पता चलता है कि लुईस ने सदियों से पेंटिंग्स के लिए मॉडलिंग की थी और जो पोर्ट्रेट इटली में था वो उसका पहला इंसानी रूप था। इसके बाद वो एक पुराने बिल्डिंग में जाते हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक शेल्टर हुआ करता था। वहाँ इवान उसकी सेहत के बारे में पूछता है और वादा करता है कि अगर वो उसके साथ रहेगी तो वो सिगरेट पीना छोड़ देगा। लुईस उसे फिर से समझाती है कि उसके साथ रहना कितना खतरनाक हो सकता है। वो डरती है कि कहीं वो फिर से उस राक्षसी रूप में न बदल जाए और अचानक ही वो सच में फिर से मॉन्स्टर जैसी बन जाती है, लेकिन जल्दी ही कंट्रोल में आ जाती है। वो इवान से कहती है, अब चले जाओ, मुझसे दूर रहो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन इवान साफ कह देता है, मैं कहीं नहीं जा रहा, चाहे जो हो जाए। सुबह जब वो पूरी तरह से बदलने के करीब होती है तो वो इवान को पोम्पेई के खंडहरों में ले जाती है। वहाँ वो अपनी फैमिली का इतिहास सुनाती है, कैसे उसकी पूरी नस्ल एक ज्वालामुखी विस्फोट में तबाह हो गई थी। उसका स्वर धीरे धीरे बदल जाता है और वो बताती है कि उसकी माँ से उसे ये अनोखी ताकत मिली थी। जब लावा आया था तब उसका शरीर दर्द सहने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी वो बच गई। लुईस कहती है, मैं मरना नहीं चाहती और न ही किसी को मरते देखना चाहती हूँ, इसीलिए वो हर 20 साल में एक नया शरीर ले लेती है ताकि किसी के साथ जुड़ने की जरूरत ही न पड़े। अब इवान समझ जाता है कि लुईस क्यों नहीं चाहती थी कि वो उसके साथ रहे। वो उससे कहता है, मैं तुम्हें हमेशा याद करूंगा। लुईस अब और डर जाती है। उसे डर है कि वो एक ऐसे रूप में बदल सकती है जो इवान को मार भी सकता है। फिर भी वो उसे एक वाइन की बोतल देती है एक हथियार के तौर पर और कहती है, अगर कुछ गलत हो जाए तो बस भाग जाना। और जब वो पलाता है, इवान आखिरी बार उसे मिन्नत करके कहता है, मुझे लगा है कि मरणशील मॉर्टल होना भी कोई बुरी बात नहीं है, कम से कम तुम अब अकेली नहीं रहोगी। लुईस उसके गोद में बैठती है और कहती है, मुझे जिंदगी के बारे में कुछ बताओ। डरा हुआ टूटा हुआ इवान फिर भी बोलता है। वो अपने अनुभव सुनाता है, इंसानी जिंदगी की अच्छाई, बुराई, दर्द और सुंदरता के बारे में। पीछे से लुईस के शरीर में भयानक बदलावों की आवाजें आने लगती हैं, लेकिन इवान देखता नहीं, वो बस बोलता रहता है। उसकी बातें कभी रुकती नहीं। और जब सुबह होती है, इवान हिम्मत करके उसकी तरफ देखता है और चौंक जाता है। लुईस अब भी इंसानी रूप में है। वो शांत है और उसके चेहरे पर सुकून है। वो इवान का हाथ पकड़ती है और पूरी मोहब्बत से उसकी आंखों में देखती है। और तब जब इवान को ये एहसास होता है कि वो शायद लुईस को खो देगा, वो ये भी जान लेता है कि अगर लुईस जाएगी तो उसकी जिंदगी भी वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी लुईस अपना आखिरी फैसला लेती है। वो कहती है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और उस पल वो अपनी
अमरता को त्याग देती है।